नमस्कार। ये वीडियो मर्ज क्लासरूम एकेडमी की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। कोशिकी अंग के 13वें भाग में हम चर्चा करेंगे राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम के इतिहास को जानते हैं। राइबोसोम की सर्वप्रथम खोज 1950 के दशक में रोमानिया के एक जीव वैज्ञानिक ने की थी। इनका नाम जॉर्ज पैलेड था। इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की सहायता से इसको कोशिका के अंदर देखा था, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म आकार के होते हैं। इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। राइबोसोम का नाम 1958 अर्थात 1958 में रिचर्ड्स वी रॉबर्टसन ने सबसे पहले प्रस्तावित किया था। जॉर्ज पैलेट ने इसको खोजा, बट इन्होंने राइबोसोम नाम नहीं दिया था उस समय। बाद में रॉबर्टसन ने राइबोसोम नाम दिया और 7 अक्टूबर 1909 को भारतीय मूल के वैज्ञानिक वेंकटरमण रामकृष्णन को राइबोसोम की कार्यप्रणाली और विस्तृत संरचना के गहन अध्ययन के लिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राइबोसोम के बारे में कुछ निम्नलिखित तथ्य हैं। राइबोसोम का निर्माण केंद्रक में केंद्रिका के अंदर होता है। जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था कि केंद्रिका के अंदर आरएनए से राइबोसोम का निर्माण होता है प्रोटीन की सहायता से। और राइबोसोम अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर साइटोप्लाज्म में चिपके हुए पाए जाते हैं, या फिर ये बिखरे हुए साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं। दोनों अवस्थाओं में ये पाए जाते हैं। इनका निर्माण होने के बाद केंद्रक से बाहर आते हैं और फिर ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। आगे हम बताएंगे कैसे करते हैं। इनकी अगर संरचना देखें तो 50% इसमें प्रोटीन होती है और 50% आरएनए पाया जाता है। तो ये प्रोटीन और आरएनए से मिलकर के बने हुए होते हैं। और ये आरएनए जो होता है, इसमें आरएनए टाइप का आरएनए होता है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, हमने कई बार पहले भी बताया है। mRNA, tRNA और rRNA। तो ये rRNA इसमें राइबोसोम की संरचना में भाग लेता है। ये विशेषकर अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर चिपके हुए पाए जाते हैं। जैसा बताया हमने, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तब ये उस पर चिपकते हैं, और कुछ होते हैं वो फ्री अवस्था में रहते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाए जाते हैं। इनकी मापन की इकाई है वो श्वेटबर्ग ने प्रस्तावित की थी, और इसे के प्रतीक से दर्शाते हैं। माप की इकाई श्वेटबर्ग होती है, जिसको हम श्वेटबर्ग कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम एस के प्रतीक से दर्शाते हैं। जैसे कि 70S राइबोसोम या 80S राइबोसोम इत्यादि। तो आगे हम बताएंगे कि ये श्वेटबर्ग इकाई है क्या। श्वेटबर्ग इकाई के बारे में जानते हैं। श्वेटबर्ग को स्वीडिश रसायन वैज्ञानिक थियोडोर श्वेटबर्ग ने खोजा था या प्रस्तावित किया था सबसे पहले, और उनके नाम पर इसको श्वेटबर्ग इकाई कहा गया। इन्होंने कोलाइडल तंत्र में काम किया और अपकेंद्रण यंत्र यानी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा का इन्होंने आविष्कार किया था, और इसके लिए इनको भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1926 में। श्वेटबर्ग कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, इसको हम एसआई यूनिट के या इकाई के अंतर्गत नहीं मानते। जैसे कि ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, मीटर इत्यादि वो सारे एसआई यूनिट हैं, बट श्वेटबर्ग एसआई यूनिट नहीं है। फिर भी राइबोसोम के केस में हमेशा इसको एस से ही दर्शाते हैं, श्वेटबर्ग से दर्शाते हैं। तो श्वेटबर्ग को कैसे हम परिभाषित करते हैं, आखिरी बिंदु देखिए या आखिरी पॉइंट देखिए आप। किसी भी कण का जो अवसादन है उसके आकार पे और उसकी आकृति, दो चीजों पे निर्भर करता है। अगर आप फिजिक्स में पढ़ेंगे कि अवसादन
कैसे होता है, तो जो बैठता है कोई अणु द्रव्य में, वो उसके आकृति और आकार पर निर्भर करता है। तो श्वेडबर्ग किसी कण का आकार उसके सेंट्रीफ्यूज मशीन में अवसादित होने के समय और उसकी गति के निर्धारित करता है। जब सेंट्रीफ्यूज मशीन को घुमाते हैं तो उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठते हैं, और वो बैठने का जो उनका समय सीमा होती है या गति होती है, वो उसके आकार पे, कण के आकार पे निर्भर करती है। तो उस समय सीमा या गति को या उसमें लगे हुए समय को हम SI यूनिट, माफ कीजिए, श्वेडबर्ग यूनिट से दर्शाते हैं। उसको हम S कहते हैं। जैसे राइबोसोम को अगर हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे या घुमाएंगे तो राइबोसोम नीचे बैठेगा। वो निर्भर करता है कि राइबोसोम कितना बड़ा है, उसमें उतना ही समय लगेगा नीचे उसके अवसादित होने में। तो ये अवसादन की जो दर है ये श्वेडबर्ग यूनिट होती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम विभिन्न दो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये इनका कंपोजिशन सेम होता है, दोनों प्रोटीन और आरएनए से मिलके बने होते हैं, परंतु इनका जो आकार होता है वो डिफरेंट होता है। इनमें जो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S राइबोसोम उसको हम कहते हैं। ये दो यूनिटों से मिलके बने होते हैं, 50S राइबोसोम से और 30S राइबोसोम से। तो ये 50 और 30 मिलके वैसे तो 80 होते हैं, पर जब ये एक साथ मिलके बनते हैं जो जिनकी अवसादन की दर आती है वो 70 श्वेडबर्ग यूनिट आती है। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम इनको जोड़ नहीं सकते कि 50 और 30 को जोड़ के हम 80 कर देंगे। तो इनका साइज जो बनता है दोनों से मिला के, या इनका जो आकार बनता है उस पर फिर निर्भर करता है ये श्वेडबर्ग यूनिट कितना आता है। तो यहाँ पे सरल भाषा में हम ये देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम होता है वो 70S होता है। ये 50 और 30 दो यूनिटों से मिलके बना होता है। 50S यूनिट दोबारा फिर से 5S और 23S राइबोसोम से मिलके बनता है, और 30S में 16S राइबोसोम होता है और बाकी आरएनए होता है। दोनों में आरएनए होता है। अब अगर हम यूकैरियोटिक राइबोसोम को देखें तो इसको 80S राइबोसोम कहते हैं। यूकैरियोटिक में इसमें 10 का डिफरेंस है, दोनों में प्रोकैरियोट का 70 है और इसका 80 है। और ये 80S राइबोसोम 60 और 40S राइबोसोम्स के दो अणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है। अब 40 में 18S राइबोसोम होता है और बाकी प्रोटीन के अणु होते हैं, और 60S में 5.8S और 5S और 28S के यूनिट होते हैं और प्रोटीन के अणु होते हैं। तो इस प्रकार से ये दो तरह के राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अलग अलग तरह के 70 और 80S। इनका अगर कार्य के बारे में हम जाने तो प्रमुख कार्य जो इनका होता है, राइबोसोम सभी सजीव कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये कोशिका द्रव्य में स्थित होते हैं, जैसा पहले बताया हमने। ये बहुत सूक्ष्म अणु हैं। इनका प्रमुख कार्य प्रोटीन के संश्लेषण में या प्रोटीन की सिंथेसिस में होता है। और दूसरा इनका जो कार्य है वो ये आनुवंशिक पदार्थों या डीएनए और आरएनए है, उनके संकेतों को ये प्रोटीन की श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं, और वो प्रोटीन्स जो होती हैं वो विभिन्न प्रकार के कार्यों में सहायक होती हैं शरीर में। तो तीसरा, राइबोसोम एक संदेशवाहक राइबोज न्यूक्लिक अम्ल के साथ जुड़ा रहता है। हमने बताया पहले कि राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड से मिलके,
और ये आरएनए एमआरएनए टाइप का होता है। तो राइबोसोम में जो आरएनए होता है वो एक संदेश वाहक, उसमें सूचना रहती है जिसमें किसी विशेष प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक अमीनो अम्लों को सही क्रम में लगाने का संदेश रहता है। तो ये राइबोसोम के अंदर जो आरएनए होता है उसमें सूचना होती है, उसके अनुसार अमीनो अम्ल जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो बनके एक प्रोटीन की लड़ी को तैयार करते हैं। जैसे कि अगर हम कीबोर्ड से लिखते हैं तो अगर ए दबाएंगे तो ए लिखता है, तो ये पता है कि ए बी सी डी जो भी नंबर हैं या 1 2 3 4 उनसे उस पे यही टाइप होगा। वैसे ही इसमें जो आरएनए होता है उसके अनुसार अमीनो एसिड की श्रृंखला प्रोटीन सिंथेसिस में बनती है। अंतिम अमीनो अम्ल संदेशवाहक आरएनए अणुओं के साथ संलग्न रहते हैं और इस प्रकार राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। तो जो अमीनो अम्ल हैं वो बाहर रहते हैं कोशिका द्रव में और वो टीआरएनए, दूसरा प्रकार का ये आरएनए है, उससे जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे दो अलग अलग आरएनए हैं। एक आरएनए है संदेश वाहक जो संदेश को वहन कर रहा है, उसको हम टीआरएनए कहते हैं, और एक आरएनए है जो राइबोसोम के अंदर स्थित है, वो संदेश धारक जो संदेश को धारण किए हुए है। ठीक है, तो ये संदेश को धारण करता है, इस संदेश के अनुसार टीआरएनए इससे आके बाइंड करता है या जुड़ता है, और वो टीआरएनए अमीनो अम्लों से जुड़ा रहता है और वो अमीनो अम्ल फिर प्रोटीन की श्रृंखला का संश्लेषण करते हैं। इस प्रकार राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। इस चित्र को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो राइबोसोम की प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका का ये विवरण यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे करते हैं। यहाँ पे ये एमआरएनए है, ये या इसको हम मैसेंजर आरएनए या संदेश धारक आरएनए कहते हैं। ये राइबोसोम है और इसके साथ ये एमआरएनए इस पे रहता है। तो ये राइबोसोम का पार्ट एमआरएनए है और ये प्रोटीन एमआरएनए का, यहाँ पे राइबोसोम है। इस राइबोसोम में जो एमआरएनए है वो संदेश धारण किए होता है। ये तीन जो हैं इनको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ये संदेश डीएनए में या आरएनए से डीएनए में, डीएनए से आरएनए में आता है और इस संदेश के अनुसार अलग अलग तरह के विभिन्न प्रकार के टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए जो संदेश वाहक आरएनए होते हैं वो आके इनसे जुड़ते हैं और इस टीआरएनए से अलग तरीके के अमीनो एसिड जुड़े हुए होते हैं। लगभग 24 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो ये जो अमीनो एसिड हैं 24 या 22 कुछ, तो ये अमीनो एसिड इससे जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार से ये टीआरएनए अमीनो एसिड्स को यहाँ पे लाके इस संदेश के अनुसार जोड़ता है, इसलिए इसको हम संदेश वाहक कहते हैं टीआरएनए को। इस प्रकार से इस पे दो राइबोसोम पे दो टीआरएनए आके जुड़ सकते हैं और ये एक तरफ से आके जुड़ते रहते हैं और बाद में ये निकल जाते हैं और प्रोटीन की चेन इस प्रकार से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 आगे संश्लेषित होती रहती है। तो टीआरएनए यहाँ पे ये जुड़ने के बाद इसने अमीनो एसिड दिया और ये बाहर निकल गया, और यहाँ पे ये नया टीआरएनए जब ये निकलेगा, ये वाला निकल के बाहर आएगा तो ये खिसक के इधर आ जाएगा और यहाँ पे नया टीआरएनए फिर आके जुड़ेगा जो एक नया अमीनो एसिड अमीनो अम्ल लेके आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। एक तरफ से टीआरएनए आरआरएनए पे जुड़ते रहते हैं और दूसरी तरफ से टीआरएनए निकलते रहते हैं और वो अमीनो अम्लों को छोड़ते रहते हैं। जब वो निकलते हैं तो इस तरीके से संश्लेषित पेप्टाइड लड़ी का निर्माण होता है और इसमें राइबोसोम अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये सूक्ष्म विवरण है प्रोटीन के सिंथेसिस का और राइबोसोम के कार्य का।
धन्यवाद। अपना वीडियो अगर आप साझा करना चाहते हैं या और वीडियो देखना है या फिर किसी वीडियो को आप भारतीय भाषा में दूसरी भारतीय भाषा में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो mergeclassroom.org को विजिट करिए या हमें अधिक जानकारी के लिए mergeclassroom@gmail पर ईमेल भेजिए।